बात नहीं बेटे, अब इधर ध्यान दो। सिद्धार्थ बेटा ऐड कर देना, मैं तुम्हें कोर्स बना दिया है। सिद्धार्थ, आदर्श, वीडियो कैमरा सब ऑन। आरजू, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलो इधर ध्यान दो। लास्ट क्लास में हम ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, कल आके बोलना नहीं सर ये लॉन्ग वेव क्या थी। लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात कर रहे हैं। हमने क्या देखा, ट्रांसवर्स वेव को आपने जो रस्सी वाली थी उसको एक ही तरह से लिख रहे हो, y एज अ फंक्शन ऑफ x, t। यहां पे तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, s एज अ फंक्शन ऑफ x, t और p एज अ फंक्शन ऑफ x, t। ऐसे s क्या था, जनरल पार्टिकल x का जनरल टाइम t पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आगे कितना या पीछे कितना, और उस s का एम्पलीट्यूड कितना था, s नॉट। p क्या था, जनरल पोजीशन x पर जनरल टाइम t पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से कितना ऊपर या कितना नीचे है। अगर p की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मान लो 4 यूनिट, और वैसे बिना बिना वेव के प्रेशर था 100 यूनिट, तो उस पोजीशन x पर, उस पोजीशन टाइम t पर प्रेशर होगा 104। इस p की वैल्यू आई -3 तो 97 होगा। समझ आ रही है बात। और हमने क्या देखा था कि ये p और s में π/2 का फेज डिफरेंस है। मतलब अगर उस पर्टिकुलर पोजीशन x पर उस पर्टिकुलर टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो फिर उसी पोजीशन पर उसी टाइम पर प्रेशर नॉर्मल, मतलब p जीरो होगा। p जीरो होने का मतलब वैक्यूम मत समझ लेना, p जीरो होने का मतलब है वहां पे प्रेशर अभी उतना ही है जितना जब वेव नहीं थी तब था। और हमने देखा दिस P नॉट वॉज इक्वल टू बी के एस नॉट। बी बल्क मॉडुलस है, दैट वॉज माइनस ऑफ dp अपॉन dv बाय v। के है एंगुलर वेव नंबर 2π बाय लैम्डा। तो ये प्रेशर के वेरिएशन का और एस नॉट डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, इन दोनों में ये रिलेशन आता है, ठीक है। नाउ राइट वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तू बड़ा डेस्परेट है सर, वो डेरिवेशन मैं बताता हूं आपको अभी, है ना, मैं तड़प तेरी देख रहा हूं। तू रुक जा, अभी पूछूंगा मैं तेरे से, अच्छी बात है ये। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हेडिंग लिखो, वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर सॉलिड में ट्रेवल करेंगी, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, गौर से क्वेश्चन को पढ़ोगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो ये फॉर्मूले जो मैं बताने जा रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव अगर है किसी रस्सी में या पतली तार में, स्टील की पतली तार है, स्टील की मोटी रॉड में ट्रांसवर्स वेव कहां आ जाएगी, इतनी मोटी स्टील की रॉड को थोड़ा ना आप अप एंड डाउन मूव करा पाओगे, पतली तार होगी अप एंड डाउन। तो गौर से क्वेश्चन पढ़ोगे। ट्रांसवर्स वेव बोल रहा है एक स्ट्रेच्ड वायर में, तो स्पीड √T/μ, ठीक है। ये बोल रहा है इस सॉलिड रॉड में लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये पूरी सॉलिड रॉड है ऐसे, ठीक है। यहां तुमने इसको ऐसे किसी हैमर की हेल्प से ऐसे हिट किया, विद द हेल्प ऑफ सम हैमर आपने इसको हिट किया ऐसे, ठीक है। जैसे अगर मंदिर में भी बेल ऐसे मारी तो वो तो खैर साउंड भी प्रोड्यूस हुई, बट उन सॉलिड के अंदर भी वाइब्रेशंस ट्रेवल करते हैं। तो ये एक सॉलिड रॉड है, यहां तुमने हैमर से हिट किया तो यहां वाले मॉलिक्यूल्स को तुमने वाइब्रेट कराया, आगे 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 वाइब्रेशंस जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड इसके अंदर वो हमें दिखेगी नहीं, अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे बैक एंड फोर्थ। तो सॉलिड्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड आती है √ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम बाय डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इसका भी डेरिवेशन मैं कभी बाद में आपको कराऊंगा, फिलहाल आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। इनसाइड सॉलिड्स द स्पीड ऑफ दिस लॉन्गिट्यूडनल वेव इज √y/ρ, ठीक है। रफली जरा वैल्यू कैलकुलेट करके देखें। इन स्टील, एक रफ आइडिया लेते हैं,
दिस v अंडर रूट, जरा गूगल पे चेक करो स्टील का यंग्स मॉडुलस, मेरे ख्याल से 2 × 10⁻11 आ रहा होगा। जरा स्टील का यंग्स मॉडुलस, ये आपको याद नहीं रखना है, एग्जाम में सब दी जाएंगी वैल्यूज। और स्टील की डेंसिटी मुझे जरा चेक करके बताओ कितनी होती है? 10⁻11 होगा, है ना? तो यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11। जरा डेंसिटी बता दो। हाँ, 7850, 8000 ले लेते हैं रफली, 8000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये 2, ये आ गया 4000, ये बना 10⁻3, 10⁻8, तो 10⁻4/2, यानी 10⁻500 है ना, सॉरी 5000 मीटर पर सेकेंड। और हवा में साउंड की स्पीड कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकेंड या 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आप समझो इस चीज को, ये बहुत तेज ट्रेवल कर रही है। मान लो ऐसे आयरन की रॉड है लंबी सी तुम्हारे पास, लंबी सी आयरन की रॉड है, तुमने इस जगह पे स्ट्रॉन्ग हैमरिंग करी, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करे, बहुत स्ट्रॉन्ग। हल्के से प्रोड्यूस करोगे तो थोड़ी देर में डाई आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मान लो ये रॉड थी 100 मीटर लंबी, तो यहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करोगे, 5-10 मीटर बाद डिसिपेटिव हो जाएगा वो वाइब्रेशंस, वहां 100 मीटर दूर खड़े बंदे के पास पहुंचेंगे भी नहीं। तो यहां से बहुत स्ट्रांगली हिट किया तो इसकी आवाज भी साउंड में ट्रेवल करके जाएगी, तो 100 मीटर दूर खड़े बंदे के पास आवाज भी आएगी हवा के थ्रू ट्रेवल करके, और वाइब्रेशंस भी पहुंचेंगे। वाइब्रेशंस बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे, 5000 की स्पीड है। और हवा में जो साउंड, हैमर को ऐसे हिट करोगे तो हवा में भी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, वो 330 की स्पीड पे जाएगी, वो बाद में पहुंचेगी। ये वाइब्रेशंस बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। तो सॉलिड्स में जो स्पीड आती है ना, साउंड नाम ना दे इसको, लेट अस कॉल इट लॉन्गिट्यूडनल वेव, डोंट कॉल इट वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसको मैं साउंड थोड़ा ना बोलूंगा, साउंड तो ये जो हवा में हम सुन रहे हैं ये। तो वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टर्बेंस इनसाइड अ सॉलिड इज क्वाइट फास्ट, अंडर रूट y बाय रो। ठीक है, बोल बेटे। साउंड नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है ये। हाँ, वाइब्रेशंस अपना अलग ट्रेवल करेंगे, हवा में साउंड अलग ट्रेवल करेगी, बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मैंने यहां इसको ऐसे हिट किया, तो हिट किया तो बोर्ड के अंदर वाइब्रेशंस वो अपना अलग हैं, हिटिंग से जो एयर मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हुए थे वो साउंड तेरे कानों तक आ रही है। तो एक तरफ एयर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लग गए, ऐसे हिट किया तो यहाँ पे जो एयर थी मेरे हाथ और बोर्ड के बीच वो यहां से हटी, वो डिस्टर्ब हुई ना, तो वो डिस्टर्बेंस तेरे पास गया, वो एयर है। और ये बोर्ड का मटेरियल वाइब्रेट हुआ, वो सॉलिड के वाइब्रेशन है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, नोट करो इसको। सॉलिड्स के अंदर, और भूलना नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या मेंशन्ड है, क्लियर बोलेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी जब प्रैक्टिस करोगे आप संगीत से प्रीवियस ईयर, बहुत है, सफिशिएंट है क्वेश्चंस, आप आराम से प्रैक्टिस करो इनकी। लिख भी लो, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन सॉलिड्स is quite large. Speed of longitudinal waves in solids is quite large as compared to speed of longitudinal waves in solids is quite large as compared to speed of sound wave in air, as compared to speed of sound wave in air. ठीक है, then write in liquids and gases, in liquids and gases, लिक्विड्स और गैसेस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की स्पीड आती है v इज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम अपॉन डेंसिटी, ये आती है। ठीक है, राइट। सॉलिड्स में अंडर रूट यंग्स मॉडुलस,
लिक्विड्स और गैसेस में अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, पानी में ट्रांसवर्स वेव सरफेस पे आती है खाली, पानी में अंदर गहराई में जाओगे तो इट इज ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स खाली पानी के सरफेस पे आती हैं, सरफेस टेंशन फोर्स प्रोड्यूस करवाता है उन्हें, बट पानी के अंदर आप गहराई में जाओगे इट इज ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या साउंड वेव्स की स्पीड गैसेस में या लिक्विड में अंडर रूट बल्क मॉडुलस। पानी के अंदर कितनी स्पीड होती होगी साउंड की? पानी के अंदर इन वाटर। जब मैं बात करूं लाइट वेव्स की, जब मैं लाइट वेव्स की बात करूं तो एयर और वाटर में कौन डेंसर है? क्यों डेंसर बोला तुमने? क्योंकि स्पीड जितनी कम मीडियम उतना डेंस। लाइट की स्पीड एयर में कितनी है? 3 इंटू 10⁸। पानी के अंदर कम है, तो वेव की स्पीड किसी भी मीडियम में अगर कम तो मतलब वो मीडियम ज्यादा डेंस। पानी साउंड वेव के केस में उल्टा है। हवा में क्या स्पीड है? 330। पानी के अंदर ये स्पीड आती है लगभग 1400 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड वेव के केस में पानी पानी एज कंपेयर टू एयर रेयरर मीडियम बन जाएगा फॉर साउंड वेव, क्योंकि साउंड वेव की स्पीड एयर में कम है और पानी के अंदर ज्यादा। लाइट वेव से उल्टा हिसाब है। ठीक है, अंडर पानी बल्क मॉडुलस आप निकाल ही लोगे। बल्क मॉडुलस कैसे निकाल लोगे? माइनस ऑफ स्मॉल चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस निकालने का तो ये मेथड है ही है हमारे पास। ठीक है, तो लिख लो इस बात को, बल्क मॉडुलस की वैल्यू भी, और ये भी लिख लो इनसाइड वाटर speed of longitudinal waves is approx 1400 meter per second. Inside water, speed of longitudinal waves is approx 1400 meter per second. ठीक है बेटे, भूलना मत, रिवाइज अब शुरू हो जाना चाहिए आपका ये रिवीजन सारा। इसके बस एक 60-70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम कर लेंगे, दैट्स ऑल। अब रिवीजन वाला फेज आना चाहिए आपका। ठीक, सो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन वाटर इज रफली 1400 मीटर पर सेकेंड। फाइन, और ये भी लिख लो फॉर दीज या फॉर साउंड वेव्स एयर इज डेंसर एज कंपेयर टू वाटर। फॉर साउंड वेव्स एयर इज डेंसर as compared to water because speed of sound waves in air is 330 meter per second and in water it is approx 1400 meter per second. It is approx 1400 meter per second. ठीक है, अच्छा, तो सॉलिड्स आए तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड अंडर रूट यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। लिक्विड्स और गैसेस आए तो अंडर रूट बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। ये अब अगर हम बात करें गैसेस की, इन गैसेस पहले न्यूटन ने क्या कहा? ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला, हेडिंग लिख लो, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। ठीक है, न्यूटन ने क्या बोला कि जब गैसेस में या एयर में लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट करती है तो ये रहा कंप्रेशन, देन ये रेरिफाइड जोन,
देन अगेन कंप्रेशन, इस तरह से फिर से कंप्रेशन आया, ये फिर से रेरिफैक्शन आया, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, जैसे वहां पे क्रेस्ट ट्रफ ऐसे था, कंप्रेशन रेरिफैक्शन है ना। वेवलेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक की दूरी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, वेवलेंथ लैम्डा। तो न्यूटन का कहना था कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव एयर में या किसी भी गैस में प्रोपगेट हो रही है, तो ऐसे कंप्रेशन रेरिफैक्शन ऐसे होने से टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। भाई इस रूम में आप स्पीकर चला दो, साउंड प्रोड्यूस कर दो, तो वी कैन से भाई टेम्परेचर थोड़ा ना रूम का बदल जा रहा है। पहले ऐसी थिंकिंग थी कि when longitudinal wave is propagating in some medium then the temperature of the medium remains constant। मैं लिखवा दूंगा, सुनते चलो, यहां लिख ही लो। Newton assumed that when longitudinal waves are propagating in a medium, then temperature of the medium remains same। So it is an isothermal process। So it is an isothermal process। ठीक है, तो आइसोथर्मल है तो पी वी इक्वल टू क्या आएगा, कांस्टेंट। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो हम हीट एंड थर्मो में कर चुके हैं, जब हमने पीवी ग्राफ का स्लोप निकाला था। वो स्लोप कितना था, डीपी बाय डीवी, कितना आता था वो स्लोप, माइनस पी बाय वी। और यहां पे मुझे बल्क मॉड्यूलस में भी माइनस ऑफ डीपी अपॉन डीवी बाय वी, डीपी बाय डीवी चाहिए यहां भी। तो ये काम हम कर चुके हैं, फिर से कर लेते हैं। ऑन डिफरेंशिएशन क्या आएगा, पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा वी डीपी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। डीवी को इधर लाओ, मुझे वो चाहिए बल्क मॉडुलस, माइनस साइन भी इधर लाओ, माइनस ऑफ वी डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू पी। सो माइनस ऑफ डीपी अपॉन डीवी बाय वी इज इक्वल टू पी, और ये तो बल्क मॉड्यूलस है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्कूल एग्जाम में भी, ऐसे आता है, शो दैट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो बस ये डिराइव करके दिखा देना, ठीक है। सो इसको नोट करो, पीवी कांस्टेंट लिया तो ये आ गया हमें कि उस मीडियम का बल्क मॉडुलस इज नथिंग बट इक्वल टू द एक्चुअल प्रेशर। ये पी वो पी नहीं है, कौन सा कहा गया, ये पी वो पी नहीं है, क्या, ये पी एब्सोल्यूट एक्चुअल प्रेशर है उस मीडियम का। कल को क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक सिलेंडर के अंदर हमने ऐसे एक डायटोमिक गैस भरी है और उसका प्रेशर है 4 atm, तो ये पी 4 atm। वो बात नहीं करना अभी, सर कंप्रेशन रेरिफैक्शन यहाँ पे प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा है, यहाँ प्रेशर, वो बात नहीं करो। ऑन एन एवरेज एक्चुअल प्रेशर लो, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं थी तो। अपनी समझ रही है बेटे, ये पी वो पी नहीं है, कौन सा पी नहीं है, अरे जो अभी क्लास के शुरुआत में पी लिखा था मैंने, वो पी क्या था, एक्सेस प्रेशर, याद आ रहा है, पक्का भूलना नहीं बेटे बिल्कुल भी। ये उस मीडियम का एक्चुअल, अब वो मत बोलना लोकल लेवल पे सर कंप्रेशन में प्रेशर ज्यादा है, रेरिफाइड में कम है। आपको यहाँ पे तो अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर होगा, एक अच्छा बच्चा, समग्र बातें नहीं भाई, यहाँ पे तो अलग अलग जगह पे प्रेशर अलग अलग है। तो ये भाई साहब कौन सा प्रेशर है, ये वो प्रेशर है जब लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं थी तो एग्जिस्ट कर रहा था, एवरेज वाला, ठीक। सो अब इससे न्यूटन ने बोला कि स्पीड कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ प्रेशर बाय डेंसिटी, दिस। तो किसी भी इस रूम में अगर साउंड प्रोपगेट कर रही है तो न्यूटन के हिसाब से चलें तो इस रूम में प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, नॉर्मल कंडीशंस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁵ हवा की डेंसिटी कितनी होती है, हवा की डेंसिटी कितनी होती है बेटे कनन, इतनी दिन भर हवा खींचती रहती है छोड़ती रहती है, डेंसिटी नहीं पता तुझे इसकी,
हवा की डेंसिटी, अवनी भाई साहब कुछ कीमती समय निकालो। गीतांश बेटे, कितना प्यारा बच्चा है, कितना स्मार्ट लग रहा है तुम। अरे देखो ये रंग, तूने एक तो मुझे बिस्किट नहीं खिलाया ना, गलत बात है, वो केक जो भी था बड़ी कम है। डेंसिटी कितनी होती है एयर की? 1 kg पर मीटर क्यूब के अक्रॉस, उसने सबसे ज्यादा भर रखी है अंदर, उसको पता है। 1 kg पर मीटर क्यूब के अक्रॉस 1.02 ऐसे होती है, kg पर मीटर क्यूब। तो अगर आप यहां पे P की वैल्यू और रो की वैल्यू रखोगे नॉर्मल 1.013 इंटू 10⁵, डेंसिटी भी 1.02 kg पर मीटर क्यूब, तो ये रफली आता है 288 के आसपास शायद आता है, या 280 के आसपास। आप एक बार घर पे सॉल्व करके देखना, विच इज रॉन्ग, गड़बड़ है। तो साउंड की स्पीड तो 330 है, पता है ना। पहले ये चीज भी नोट कर लो, इसके साइड में लिख लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ अ मीडियम ऑफ अ गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इक्वल टू प्रेशर। ठीक है, ये बिल्कुल हीट एंड थर्मो में वो जो पीवी ग्राफ बनाया था उसका स्लोप था। कितना था सोया स्लोप बेटा? dp बाई dv माइनस p बाई v, है ना। सो लिख लो, इसके साइड में नोट कर लो, इसको डब्बे में डालो और नोट भी करो कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन bulk modulus of a medium is equal to its absolute pressure. Bulk modulus of a medium is equal to its absolute pressure. तो यहां गड़बड़ थी, ये स्पीड सही नहीं है, ये लिखो v is under root p by rho 288, right? This speed is less than the actual speed of 330 meter per second. This speed is less than the actual speed of 330 meter per second. Hence Newton's assumption that the process is isothermal, was wrong. Newton's assumption that the process is isothermal was wrong. अरे यार कितनी बार मार पड़ेगी तेरे को। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, मैंने कितनी बार सिखाया कि अब मैं नहीं बोलूंगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। x क्यूब का 3x स्क्वायर dx, v स्क्वायर का वॉल्यूम का 2v dv, मेरे को नहीं मतलब नीचे क्या है। ठीक, अब फिर कुछ टाइम बाद जैसे चेक करना, कितने सालों बाद फिर लाप्लास ने करेक्शन दिया। न्यूटन ने पहले वो बोला आइसोथर्मल, खैर उसको खुद ही अंदाजा लग गया होगा यार ये तो गलत है। देन राइट दिस लाप्लास करेक्शन, LAPLACE, लाप्लास करेक्शन। काव्य इतना खुश क्यों हो रही है, आकृति तंग कर रही है तुझको? ठीक है, इसने क्या बोला कि जब साउंड प्रोपगेट करती है, माना कि ओवरऑल टेम्परेचर नहीं बदला, बट लोकल लेवल पे जिस जगह कंप्रेशन है वहां पे टेम्परेचर, मान लो इस पाइप के अंदर जब लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं थी, हर जगह प्रेशर था 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस। अब लोकल लेवल पे यहां प्रेशर ज्यादा होगा, सॉरी प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा, यहां कम, यहां ज्यादा, यहां कम। कंप्रेशन वाली जगह में टेम्परेचर बढ़ गया होगा, रेरिफाइड वाली जगह में टेम्परेचर घट गया होगा। और उसने बोला ये कंप्रेशन रेरिफैक्शन इतनी जल्दी अकर करते हैं that actually the process is adiabatic। मतलब इस पर्टिकुलर जगह पे कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन रेरिफैक्शन इतनी जल्दी हो रहा है कि इस लोकल यहां पे जो एयर है, ये जो एयर है, अगर मैं इस एयर को सिस्टम मानूं तो इट इज नॉट गेटिंग एनी टाइम टू एक्सचेंज हीट विद द सराउंडिंग।
तो उसने बोला एक्चुअली ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, तो इसलिए पीवी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, पी वी पावर गामा होना चाहिए कांस्टेंट। ये लाप्लास ने करेक्शन दिया। ठीक, सो राइट दिस पॉइंट। अकॉर्डिंग टू लाप्लास, the process of compression and rarefaction, the process of compression and rarefaction is so fast that air या gas molecules in a local region, air molecules या gas molecules in a local region, गैस मॉलिक्यूल्स इन अ लोकल रीजन। लोकल रीजन से मेरा मतलब है, जैसे मान लो मैंने इस एयर को अपना सिस्टम मान लिया, सिर्फ इस एयर को, ये अभी कंप्रेस्ड है, फिर रेरिफाइड होगी, ये रेरिफाइड है, कंप्रेस हो जाएगी। ऑल्टरनेट, जैसे रस्सी में अभी क्रेस्ट है तो फिर ट्रफ भी आ जाता है ना, तो यहां कंप्रेशन है, अब एयर रेरिफाइड भी हो जाएगी। सो एट अ लोकल लेवल, क्या लिखा? सो एयर मॉलिक्यूल्स और गैस मॉलिक्यूल्स, हट यार तू ना, कुछ भी दिखा दे रहा है। इन अ लोकल रीजन डज नॉट गेट sufficient time, does not get sufficient time to exchange energy with the surrounding, does not get sufficient time to exchange energy with the surrounding. Hence, the process is adiabatic. Hence, the process is adiabatic. ठीक है, तो एडियाबेटिक है तो पीवी पावर गामा कांस्टेंट आ गया। इसको डिफरेंशिएट करा जाए तो क्या आ जाएगा? पी वी पावर गामा का डिफरेंशिएशन गामा वी पावर गामा -1 डीवी, है ना? रक्षिता ध्यान दे बेटा इधर, वी पावर गामा बाहर, पी का डिफरेंशिएशन डीपी इक्वल टू 0। ये हम कर चुके हैं सॉल्व, आप इसको सॉल्व करो। अब बल्क मॉडुलस आएगा डीपी अपॉन डीवी बाय वी, चेक करो, गामा टाइम्स प्रेशर आएगा। यानी आइडियाबैटिक कंडीशन में किसी भी गैस का बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स प्रेशर के बराबर होता है। आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर के बराबर, एडियाबैटिक कंडीशन में गामा टाइम्स प्रेशर। ठीक है, तो लाप्लास के हिसाब से अब स्पीड ऑफ साउंड कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो। और अब बाकी सब सेम है। गामा एयर के केस में लगभग 1.4 लोगे, क्योंकि एयर में मेनली डायटोमिक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, है ना? पहले इतना नोट करो। एसटीपी टेम्परेचर कितना होता है जीवन ज्योत एसटीपी पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाँ 27 यानी 300 केल्विन। वो बोल रहा है 0 नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में होगा 27 या 25। एसटीपी में तो 298 केल्विन। ठीक, तो इसको लिख लो इसके आगे ब्रैकेट में, हेंस बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस under adiabatic condition is gamma p. Bulk modulus of a gas under adiabatic condition is gamma p. ठीक, सो स्पीड क्या आ गई लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की या साउंड वेव्स की गैसेस में? अंडर रूट गामा पी बाय रो। नोट करो इसको। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं पी बाय रो को आर टी बाय एम, पता है ना? तो एक गामा, ये हीट एंड थर्मो में कर चुके हैं हम, आर टी बाय एम, ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। अंडर रूट गामा पी बाय रो या अंडर रूट गामा आर टी बाय एम। क्लियर है?
लिख लो इसको, गामा पी बाय रो या गामा आर टी बाय एम। वही बात है फिर आरएमएस वेलोसिटी जैसी, मैंने कहा गैस एक सिलेंडर में भरी है, प्रेशर 4 गुना हो गया, तो तुरंत मत बोल देना प्रेशर 4 गुना तो स्पीड दुगनी, डेंसिटी भी चेक करोगे। याद है ये आरएमएस वेलोसिटी में मैंने बताया था। आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर देख लेना, ये बेटर है आंसर देना। फाइन। अब अगर हम एयर की बात करें, एयर जो कि मेनली डायटोमिक है, गामा को हम रफली 1.4 ले लेंगे। अब तुम अगर चेक करोगे ना वी की वैल्यू अंडर रूट गामा कितना डाला 1.4, ये 1.013 इंटू 10⁵, डेंसिटी लगभग 1.02 kg पर मीटर क्यूब। ये सॉल्व करके देखो अप्रॉक्स 330 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो मतलब दिस assumption was right, the process is adiabatic and not isothermal। ओवरऑल टेम्परेचर ठीक है, हमें पूरे रूम का टेम्परेचर सेम दिख रहा है, पर लोकल लेवल पे टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, कंप्रेशन वाली जगह पे बढ़ रहा है, रेरिफाइड वाली जगह पे कम है। ठीक है, नोट करो इसको। एज एयर इज मेनली डायटोमिक, तो गामा हमने कितना ले लिया 1.4। ठीक है, ये जरा निकालना, तो फाइंड स्पीड ऑफ एयर, फाइंड स्पीड ऑफ साउंड, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट एसटीपी। आर की वैल्यू ले लेना 8.3, टेक कैपिटल आर इक्वल टू 8.3 जूल, कैपिटल आर इक्वल टू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन। यूनिट वगैरह देखा करो, ढंग से चेक किया करो। ठीक है, जरा बताओ, जरा साउंड की स्पीड ऑक्सीजन में निकालो एसटीपी पर। जैकेट किधर है तेरी? धुलने गई हुई है, कहीं भेज दी हुई है तूने? सूख रही है, सबकी सूख गई, तेरी नहीं सूखी। स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट एसटीपी, बैग में टेम्परेचर 298 ले लो। हाँ, कैसी नहीं चाहिए? 300 क्या? हाँ 300 ले लो। तरनजोत सिंह, इतना क्यों खुश हो रहे हो? ओ गामा की तो वैल्यू डाल मेरे भाई। बताओ, डायाटॉमिक है तो गामा सोचने में इतना, अरे ऑक्सीजन 1.4 अभी तो सामने लिखा था मैंने। गामा कितना होता है 1 + 2/f, f होता है 3, 5, 6, सब तो बताया हीट एंड थर्मो में। डिग्री ऑफ फ्रीडम, टेम्परेचर वैसे तो 298 होगा, 300 ले लो। क्या आएगा? v इक्वल्स अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। गामा की वैल्यू कितनी 1.4, आर की वैल्यू टी 298, मास बस बस ग्राम से केजी में बदलो 10⁻⁻3। अब मैं कैलकुलेशन क्यों करवा रहा हूं, ये 2023 में जेईई मेन का क्वेश्चन है ये, तो इतनी कैलकुलेशन ना तुम लोगों को जल्दी करनी आनी पड़ेगी। 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं अब तुमको सर ये कैलकुलेट, ये बड़ा इरिटेटिंग है, हम नहीं करेंगे क्या, तो फिर मत करो। नो, अच्छा खासा आता क्वेश्चन रह जाएगा आपको। और ये भी नहीं कहना सर ऑप्शन देखेंगे, वैसे देखने चाहिए, वो क्लोज थे, आंसर था 310, 330 ऐसे करके वैल्यूज थी, तो तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आना चाहिए इतनी कैलकुलेशंस फास्ट करना, कैलकुलेट एडजस्ट करना, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ कर देना, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं।
पता चला इतना राउंड ऑफ किया कि दूसरा एक्चुअल आंसर से क्लोज वाला आंसर मैच कर गया। ठीक है, अरे तो मैंने टेम्परेचर के टर्म में लिख दिया मेरे भाई, गामा पी बाय रो लिख लो, बट क्वेश्चन में जब वो आर दिया हुआ है तो गामा आर टी बाय एम पे जाओ। ये प्लीज प्रैक्टिस करोगे ये सब कैलकुलेशन, इसीलिए कहते हैं पारस अपने काम पे ध्यान, इसीलिए कहते हैं कैलकुलेशन सब करो। बहुत ही बड़ी आ गई कोई, क्योंकि कई बार बुक्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम रेलेवेंट कैलकुलेशन वाइज नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज है, वो ठीक है कैलकुलेशन कर ली, बट तुम्हें ना फिर आदत पड़ जाती है। हल्का सा कैलकुलेशन निकालो, मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर फटाफट कैलकुलेट करो, चलो ये सब कैलकुलेशन थोड़ा इतने लेवल तक तो किया करो, ठीक है, ताकि आपका दिमाग उस समय हिसाब से स्पीड अप हो। क्लियर है? नाउ राइट, इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर उन्होंने 310 दिया हुआ था, 310 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नाउ राइट वेरिएशन ऑफ, आ रहा है, वेरिएशन ऑफ velocity of sound with temperature, variation of velocity of sound with temperature। ठीक, अब देखना इधर ध्यान से, स्पीड कितनी आई थी, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। मैंने टेम्परेचर लिया 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर मैंने स्पीड को v नॉट नाम दे दिया, ये आ गया अंडर रूट गामा आर, टेम्परेचर को मैंने 273, मैं अब डिग्री सेल्सियस में जा रहा हूं, ये लिखा, थोड़ा सा कोई और डिग्री सेल्सियस में चला गया ना एक, अच्छा सॉरी 273 अभी रहने दो, एट थीटा डिग्री सेल्सियस, और थीटा की वैल्यू जरा सी है 2 4 5 डिग्री, ज्यादा नहीं बढ़ा रहा, तो स्पीड एट एनी जनरल टेम्परेचर थीटा कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ गामा आर 273 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय एम, ये आ जाएगा, इसमें से इसको डिवाइड करो, तो स्पीड एट एनी टेम्परेचर थीटा डिग्री सेल्सियस अब ये है, डिवाइडेड बाय स्पीड एट 0 डिग्री, ये है स्पीड, मान लो क्वेश्चन कहेगा 3 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है स्पीड एट 0 डिग्री, क्या आ जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 273 प्लस थीटा अपॉन 273, ये बचेगा, गामा आर बाय एम तो कैंसिल हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज v थीटा बाय v नॉट इज 273, अगर कॉमन लोगे तो ये क्या बचेगा, 273 बाहर आएगा, पहले अंडर रूट चलो अभी लगा रहने देते हैं, 273 इंटू 1 प्लस थीटा बाय 270, यही आ रहा ना, 273 ऊपर कॉमन लिया, 1 प्लस नहीं तो 273 भी तो गया, नीचे वाले 273 से गया, ये आ जाएगा स्पीड एट थीटा अपॉन स्पीड एट 0, दैट इज 1 प्लस थीटा बाय 273 पावर हाफ। नाउ फॉर स्मॉल थीटा, मान लो टेम्परेचर हम 2 4 5 डिग्री तक बदल रहे हैं, ऐसे नहीं कि 100 डिग्री, भाई नॉर्मली हवा में टेम्परेचर 10 12 15 डिग्री मान लो ऐसे बदल रहा है, ठीक है, तो मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहां लगा दूंगा, थीटा अगर 4 5 डिग्री तक मैं ले रहा हूं तो दिस अपॉन 273 1 से ठीक ठाक छोटा मान के चल रहा हूं मैं, तो ये हाफ अंदर ले आएंगे, क्या आ जाएगा, स्पीड एट थीटा बाय वी नॉट इज 1 प्लस थीटा बाय 2 इंटू 573 आएगा 546, so speed at any general temperature theta is v naught into 1 plus theta by 546 आ गया, this we can write as speed at theta is v naught plus v naught by 546 into theta, this is v naught plus, और v naught है roughly 330 upon 546, ये वैल्यू चेक करना 0.6 के आसपास आएगी, v naught plus 0.6 थीटा, ये फाइनल आंसर है। तो इसका मतलब अगर कभी इस तरह से क्वेश्चन आया कि यार हमने ना टेम्परेचर बस 2 डिग्री बढ़ाया है, 0 डिग्री पर स्पीड 330, वो दे देगा 330 या 332 जो भी, 0 डिग्री पर स्पीड है 330, मैंने टेम्परेचर बस 2 डिग्री बढ़ाया, ये रिलेशन मुझे बता रहा है ऑन एन एवरेज हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड कितनी बढ़ रही है, 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आया कि 2 डिग्री टेम्परेचर है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 6 तक चला लेंगे हम इस फॉर्मूले को,
5 डिग्री टेम्परेचर है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 335। 0.6 इंटू 5 3 आ गया। 0 डिग्री पे है 330, तो अब कितनी हो गई 335। So when temperature is very small, then for every 1 degree Celsius rise, the speed increases by 0.6 meter per second. Okay? नोट करो इसको पूरा। आदर्श वीडियो ऑन रहना चाहिए बेटे, इसको नोट करो अच्छे से। बस हो गया काम, है ना? राइट। ये टाइम देते हैं बेटे, 12वीं बच्चों का एग्जाम चल रहा है, थोड़ा उधर भी देखना है। इसके आगे लिख लो स्टेटमेंट, हेंस when temperature changes by a small value from 0 degree Celsius, hence when temperature changes by a small value from 0 degree Celsius,
speed of sound changes by 0.6 meter per second. Speed of sound changes by 0.6 meter per second for every 1 degree Celsius change in temperature. For every 1 degree Celsius change in temperature. ठीक है, समझ गए? सिंपल। अगर बड़ा चेंज हुआ, मान लो कहता है 273 केल्विन पर स्पीड इतनी है, 300 केल्विन पे क्या होगी, तुम सीधे लिखो v1 by v2 is under root t1 by t2, सॉल्व कर लो। v1 upon v2 is under root कैपिटल T1 by कैपिटल T2 और सॉल्व करो, जो भी आएगा। छोटा चेंज है 4, 5, 6 डिग्री तक वी कैन यूज दिस। ठीक, अब ये बताओ जीवन ज्योत, तुम बताओ, स्पीड है अंडर रूट ऑफ गामा टी बाय रो साउंड की, ये स्पीड है। ठीक, कल बड़ी धूप थी, तू नीचे उतर के चिल्लाया, जशन को बुलाया, बड़ी दूर कहीं खड़ा था। आज बारिश हो रही है, आज तू उतनी ही इंटेंसिटी से चिल्लाए, आज आवाज जशन तक जल्दी पहुंचेगी बारिश में या कल जब धूप थी? क्यों? तो लिक्विड ड्रॉप्स आ गई तो बढ़ जाए, ये क्या मतलब? ह्यूमिडिटी आ गई ना। अब वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए तो फिर तो ज्यादा डेंस हो गया, तो फिर तो स्पीड घटनी चाहिए। बोल, पूछ रहा हूं मेरे भाई। प्रेशर सेम है, एज्यूमिंग ये बारिश होने से प्रेशर नहीं बदला। नॉर्मली नहीं भी बदलता, बारिश हो जाने से प्रेशर थोड़ा बदल जाता है। तेज हवा जब चलती है इसका मतलब प्रेशर थोड़ा चेंज हुआ था। गामा की वैल्यू लेट इट बी डायटोमिक मेनली, क्योंकि वो H2O आ गया, मानता हूं तुम्हारी बात, बट वो चेंज ना करो। चलो मतलब मान के चलो पानी के, ऐसे तो एयर में भी फिर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी है, बट CO2 तो लीनियर है ना, तो गामा तो वही लेते हैं। और भी हैं, है ना, पता नहीं कैसी कैसी गैसें रिलीज करी हुई है प्रभ मेहर ने, तो वो सब सराउंडिंग में है। अरे मतलब ऐसे कोई डब्बे में लाए हो तुम, है ना, वो रिलीज करी हुई है तुमने, तो गविश को बड़ा मजा आ रहा है। एनीवे सुनो इधर ध्यान से, बारिश होने से जब एयर ह्यूमिड हुई श्वेया, तो डेंसिटी कम है। बस कंपेयर करो डेंसिटी, लेट द गामा बी वैल्यू बी सेम, लेट प्रेशर बी सेम। बारिश होने से एयर मॉलिक्यूल आ गए, एयर मॉलिक्यूल H2O, कितना हुआ मोलर मास? 18। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 32 और 28, कौन ज्यादा भारी था? ड्राई एयर वाले मॉलिक्यूल। तो ड्राई एयर की डेंसिटी ह्यूमिड एयर से ज्यादा है, तो बारिश होने पर डेंसिटी घट जाती है एयर की। इन जनरल डेंसिटी घटेगी तो स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, ये ना आपको पानी, सॉरी एक तरफ एयर एक तरफ पानी भारी है, अरे भैया H2 वो पानी वैसा नहीं है कि आप 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो वेपर्स है। तो H2O मॉलिक्यूल आप देखो भाई, H2O मॉलिक्यूल आया ऑक्सीजन को रिप्लेस करके, ऐसे रफली समझ लो। ऐसे तो तुम कहोगे सर उनके साइज की भी बात करो, फिर साइज की बात गैसेस में हम करते नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफी दूर दूर है। सो H2O मास कितना? 18। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का 32, 28, तो 18 से तो ज्यादा है ना। सो राइट दिस पॉइंट एज डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर, as density of humid air is less than dry air, as density of humid air is less than dry air, so speed of sound is greater in humid air. Speed of sound is greater in humid air. ठीक है? Okay. Now write stationary waves. ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। स्टेशनरी वेव्स, ठीक, मान लो एक वेव है A साइन kx माइनस ओमेगा टी,
दूसरी वेव है a sin kx प्लस ओमेगा टी। दो वेव्स है, इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सब कुछ ही तो सेम है, बट उल्टे डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हैं, उल्टे डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही हैं। ठीक है, जब ये दोनों सुपर इंपोज करेंगी, मान लो रस्सी के एक सिरे को मैंने पकड़ा है, दूसरे सिरे को जशन ने, मैंने यहां से वेव जनरेट करी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन आई ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, उधर से उसने जनरेट करी ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। ये दोनों वेव्स जब एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेंगी, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। नो फेजर मैथड, रिमेंबर फेजर मैथड मैंने आपको कल की क्लास में बताया, सिर्फ तब लगाओगे जब दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन भी सेम, तब लगाओगे। फ्रीक्वेंसी फर्क हो गई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन उल्टा हो गया, नहीं लगाएंगे। एम्पलीट्यूड अलग होने तो परवाह नहीं है, यहां मैंने एम्पलीट्यूड सेम लिया है। इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, बड़े गौर से समझना। कल देखा था, अब आपका इमेजिनेशन चाहिए, आराम से समझो, है ना, आधे घंटे आराम से समझो इसको, आधे घंटे नहीं 1 घंटे। दो, बस समृद्ध ध्यान दे इधर, दो वेव्स जब सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, प्रोग्रेसिव हैं, दोनों के मर्ज होने से जो रिजल्टेंट वेव बनी थी वो भी प्रोग्रेसिव थी, हाँ या ना? ऐसे क्या सोच रही है रक्षिता बेटे, वो भी प्रोग्रेसिव थी। एक थी a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, एक थी a2 sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5। मर्ज होने से जो रिजल्टेंट थी वो थी ar sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। रिजल्टेंट वेव थी प्रोग्रेसिव ही, उसका एम्पलीट्यूड अलग था और उसका फेज, फिर पढ़ा था ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, याद है? अब इन दोनों के सुपरपोजिशन से क्या होगा, a दिस ऐड करेंगे, ये आएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये बचेगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। तो ये वेव मैंने कल आपको ये बताया भी था, ये अब प्रोग्रेसिव नहीं है, क्योंकि इसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी टर्म नहीं आ रहा, ओमेगा टी माइनस के एक्स नहीं आ रहा, टी माइनस एक्स बाय वी, एक्स माइनस वी टी ये नहीं आ रहे, तो ये कैसी वेव है, स्टेशनरी वेव है। क्यों स्टेशनरी वेव नाम आया, समझना। प्रोग्रेसिव वेव में वो क्या मतलब था, क्या चीज प्रोग्रेस कर रही थी, एनर्जी और मोमेंटम लगातार ट्रांसफर हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। यहां देखना ऐसा नहीं होगा, और यहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। आप जरा x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को देखो, x को तुम यहाँ पे 0 रखो, साइन 0 क्या आ जाएगा, 0। ये तो बेचारा परमानेंटली रेस्ट पे आ गया। अब टाइम की वैल्यू तुम कुछ भी डालते रहो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, x को 0 डाल दिया तो ये पार्टिकल परमानेंट रेस्ट पे आ गया। भविष्य ऐसा क्यों हुआ इस बेचारे के साथ, इस बेचारे x इक्वल टू 0 पार्टिकल ने ऐसा क्या कर दिया, ये परमानेंट बेचारा शांत हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये परमानेंट रेस्ट पे क्यों आ गया, ये अब मूव ही नहीं करेगा कभी, ये कभी नहीं मूव करेगा। आप x को 0 रख चुके हो, y टाइम कुछ भी रखते रहो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मैंने आपसे कहा भव्या बेटे चेक कर तो जरा, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, आपको सर क्या चेक करूं, वो तो हमेशा 0 है, ये तो परमानेंट रेस्ट पे है। लक्ष्य ऐसा क्यों हुआ, बोलो। परफेक्ट एकदम, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल पर ये दोनों वेव्स हमेशा एक गिवन टाइम पे नहीं, हमेशा डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं, हमेशा आउट ऑफ फेज मिल रहे हैं। यहां x इक्वल टू 0 रखो, क्या आया, a साइन माइनस ओमेगा टी, यानी माइनस ए साइन ओमेगा टी, और यहां क्या आया, a साइन ओमेगा टी। मतलब ये बेचारे पार्टिकल पर जो इधर से वेव आ रही थी वो चाहती थी ये 3 सेंटीमीटर ऊपर हो, तो ठीक उसी टाइम दूसरी इधर से आने वाली चाहती थी 3 नीचे, ये वे चाहती थी 4 सेंटीमीटर ऊपर, वो चाहती थी 4 नीचे, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 0। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट जोड़ूंगा ना मैं, ये वाली वेव चाहती थी ये a ऊपर हो, ठीक उसी वक्त आने वाली वेव चाहती थी a नीचे हो। तो एक्चुअली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों वेव्स कैसे मिल रही हैं, डिस्ट्रक्टिवली, आउट ऑफ फेज। एक्चुअली x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को ये दोनों वेव्स पाई के फेज डिफरेंस पे मिल रही है, ये दोनों वेव्स की वजह से वो बेचारा ऐसे वाइब्रेट कर रहा था,
सेम एम्पलीट्यूड से बट उल्टा। तो जब दोनों एक साथ आ गई ये परमानेंट रेस्ट पे आ गया। ठीक, और ऐसा एक पार्टिकल नहीं है, ऐसे कई पार्टिकल हैं। आप x को रख दो पाई बाय के, x को पाई बाय के रखोगे तो क्या बचेगा, साइन पाई, वो भी हमेशा किस पे आ जाएगा, रेस्ट। x को आप रख दो 2 पाई बाय के, वो पार्टिकल भी किस पे आ जाएगा, रेस्ट। इन जनरल आप x को क्या, आप इन जनरल के एक्स इक्वल टू क्या कर दो, एन पाई, के एक्स इक्वल टू एन पाई, यानी x इक्वल टू एन पाई बाय के। तो ये जितने भी रस्सी के पार्टिकल्स हैं ये सारे परमानेंटली आ गए रेस्ट पर। इन पॉइंट्स को हम कहते हैं नोड्स। So nodes are those points which are now permanently at rest. Why they have come to rest? Because at these points, the interference of the two opposite direction traveling waves is destructive. Phase difference कितना है उन दोनों waves के बीच? इन points के लिए पाई, 3 पाई, sorry 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, kx is equal to n पाई। ठीक, समझ आ रही है बात? तो ये सारे पॉइंट्स को क्या नाम देंगे, नोड। अब ये सारे पॉइंट्स अपने थ्रू एनर्जी ट्रांसफर होने नहीं देंगे। इट्स लाइक लाइन लगी हुई है बंदों की, पीछे वाले बंदे ने धक्का मारा, उसने आगे आगे आगे, तो ये पुश आगे तक गया, तो वी कॉल इट प्रोग्रेसिव। लेकिन बीच में एक भारी भरकम बंदा खड़ा है, ठीक है, तो उसको धक्का मिला, वो रिजिडली अपनी जगह से हिला तक नहीं, उसने उस पुश को आगे जाने ही नहीं दिया, सारा एब्जॉर्ब कर लिया खुद ही। ठीक है, सो दैट इज नोड। तो उससे आगे एनर्जी, तो अब इस केस में क्या होगा, रस्सी टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जीरो से लेके पाई बाय के, जीरो से लेके पाई बाय के, एक नोड से अगले नोड के बीच, एक वो रिजिडली खड़ा बंदा, एक और ये रिजिडली खड़ा बंदा, ये बीच के बंदे जितना मर जाए हिलते डुलते रहे, इनके बाहर एनर्जी नहीं जाने देंगे, ये एनर्जी यहीं पे यहीं लोकल रह जाएगी। दैट्स व्हाई द नेम इज, एनर्जी है, ये ना कहना सर स्टेशनरी वेव में एनर्जी, एनर्जी है बट वो लोकली कंस्ट्रेंट होके रह गई है, प्रोपगेट नहीं कर पा रही, नोड्स के बियॉन्ड नहीं जा पा रही। दैट्स व्हाई द नेम इज स्टेशनरी वेव। ये नोड्स, और ये नोड्स क्यों बने काव्या, क्योंकि इन पॉइंट्स पर ये दोनों वेव्स का इंटरफेरेंस कैसा है, डिस्ट्रक्टिव। ओके, इतना नोट करो पहले, बातें नहीं करना, एक मुझे उधर बस उनका एग्जाम खत्म होने वाला है, अब हो ही गया होगा, बातें बिल्कुल नहीं, इसको नोट करो गविश, मैं तेरे से पूछूंगा आगे सारा, नोट के पास ही बैठा हुआ है, ध्यान से सॉल्व कर। वन सॉरी बेटे, अब मैं तेरा नया नाम नहीं डालूंगा ऐसे, तू खराब, मतलब ऐसे बोलते हैं, और भी बहुत है हेल्दी हेल्दी बंदे। कौन है, हाँ शिवांश भी तो है।
ठीक है, राइट। These points for which kx is equal to n pi, these points for which kx is equal to n pi are permanently at rest. These points for which kx is equal to n pi are permanently at rest. These are called nodes. At these points, interference of the two waves is destructive. Interference of the two waves is destructive. ठीक, अच्छा, अब वो सारे पार्टिकल्स देखो जिनके लिए साइन kx आ रहा है +-1, ये तो वो पॉइंट्स थे जिनके लिए साइन kx क्या था, 0। अगर साइन kx की वैल्यू, मान लो मैंने तुम्हें कहा यार ये पार्टिकल जरा चेक करना x इक्वल टू समथिंग, तुमने साइन kx आया +1 या -1, यानी kx कितना आ गया, kx आ गया π/2 या फिर 3π/2 या फिर सो ऑन। जनरल वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 2n+1 या 2n-1 चलो कर देते हैं, n की वैल्यू 1 से शुरू कर लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, n की वैल्यू 1 से, और 2n+1 लिखते तो n को 0 से स्टार्ट कर लेते, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आ गया kx, है ना, यानी x कितना आ गया जरा चेक करना, तो x आ गया 2n-1 इंटू π/2k, k की वैल्यू जरा 2π/λ डालो, सो 2n-1 π/2, k की वैल्यू 2π/λ, पाई और पाई कैंसिल, ये कितना आ गया 2n-1 λ/4, यानी n को 1 डालोगे तो λ/4, n को 2 डालोगे तो 3 λ/4, 5 λ/4, ये सारे पार्टिकल्स। यहां पे क्या आ रहा है, यहां पे x आएगा n π/k, k को आप सब्स्टिट्यूट करोगे 2π/λ, पाई पाई कैंसल, ये आएंगे पार्टिकल्स कौन से, n को 0 भी डाल सकते, यहां पे n 0 से स्टार्ट हो रहा है, वहां पे भी चाहो तो तुम 2n+1 करके n को 0 से स्टार्ट कर लेना, वो छोटी सी बात है। ये आएंगे 0, λ/2, लैम्डा, 3 λ/2 एंड सो ऑन। ये सारे पार्टिकल्स परमानेंटली किस पे हैं, रेस्ट। हरदूर क्या बेटा, ध्यान दो इधर, ये सब गायब हो जाएगा, तू कहां गिरी पड़ी है भाई। और व्हाट अबाउट दीज पार्टिकल्स, व्हाट अबाउट दीज पार्टिकल्स, साइन kx कितना आ रहा है, +1 या -1, तो ये पार्टिकल्स का y क्या आएगा, 2a cos ओमेगा t, मतलब ये पार्टिकल, अब एसएचएम पे चलो जरा, मैं आपसे कहूं एक पार्टिकल की एक एसएचएम की इक्वेशन है 2a cos, तो वो तो 2a एम्पलीट्यूड से एसएचएम कर रहा है, तो इन पार्टिकल्स को तो मजा आ गया। ये तो जब दोनों वेव्स आई तो ये दोनों पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल्स दुगने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लग गए। क्यों, क्योंकि इन पार्टिकल्स पे वो उल्टे डायरेक्शन में आने वाली वेव्स का इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है। आप चेक करके देखना, x को λ/4 यहां पे रखना, आप देखना y1 y2 हमेशा दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे या दोनों निगेटिव निगेटिव। एक चाहेगी वेव 3 सेंटीमीटर ऊपर, दूसरी भी चाहेगी 3 ऊपर, वो 6 ऊपर चला जाएगा। ये चाहेगी a ऊपर, ये भी चाहेगी a ऊपर, वो 2a ऊपर चला जाएगा। समझ आ रही बात। सो दीज आर द पॉइंट्स एट विच interference of the two opposite direction traveling waves are constructive. These points are vibrating with maximum amplitude 2a. These points are called antinodes. Antinodes कहते हैं इन्हें, ठीक है, नोट करो इसको, antinodes। जो बीच में रीजन है जहाँ पे मतलब एनर्जी फिक्स है, वो एनर्जी सराउंडिंग में डिसिपेट नहीं हो जाएगी। अरे वो तो हो ही जाएगी, वो तो रस्सी वाली भी हो जाती है, मान के चल रहे हैं डिसिपेट नहीं हो रही, तो वो वहीं लोकल रह जाएगी, वो तो होगी होगी बेटा। तो होता ही है यार, वो तो धीरे धीरे वेव
तो कपड़े टांगने वाली तार है, उसको वाइब्रेट करा, थोड़ी देर के बाद तो वो रुकेगी ना, उसमें आती है ऐसी वेव। अब थोड़ा ना तू आज वाइब्रेट कराया, घर जाके देखा फिर वाइब्रेट ही हो रही है वो। मीडियम तो उस एनर्जी को डिसिपेट कर ही देगा। नोट करो बात, इसको रिवाइज करो, लिख लो इसको। चलो 1 मिनट बस, हो गया इसका खत्म। At antinodes, interference of the two waves is constructive. At antinodes, interference of the two waves is constructive. So these points are vibrating with maximum amplitude, which is 2A. These points are vibrating with maximum amplitude, which is 2A. ठीक है, गौर से समझना जरा। जैसे लेट अस सपोज ये इस तरह से ऐसे वेव है, ये वेव राइट साइड को प्रोपगेट कर रही है। अभी अगर ये वेव यहां पर है, इस तरह से इसकी पोजीशन है, तो फिर ये मैं λ/4 डिस्टेंस पे ये पार्टिकल्स अज्यूम कर रहा हूं, λ/4 डिस्टेंस वाले। ठीक, अभी अगर ये वेव का पैटर्न ऐसे है रस्सी में, T/4 टाइम में ये वाला पार्टिकल यहां आ जाएगा वापस, ये वाला पार्टिकल, क्योंकि वेव राइट को जा रही है तो ये पार्टिकल अपने से पीछे वाले इमेजिनरी पार्टिकल, पीछे था नीचे था तो नीचे जा रहा होगा ये पार्टिकल, T/4 टाइम में ये नीचे पहुंच जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये पार्टिकल नीचे उतर के यहां पे आ जाएगा। ये पार्टिकल किधर जा रहा था? ऊपर जा रहा था, क्योंकि इससे पीछे वाला पार्टिकल किधर था? ऊपर। ये ऊपर यहां पे आ जाएगा। तुम इतना ना सोचो, तुम सीधे कह दो ये पीक को λ/4 आगे ले जाओ सर, बात खत्म। तो ये इस तरह से कर्व बन जाएगा T/4 टाइम के बाद। जो मीन पे है वो पीक पे आ जाएगा, जो पीक पे है वो मीन पे। लाइक दिस हो जाएगी कि नहीं? ये वेव की शेप है, इस तरह से ऐसे वेव हो जाएगी। ये वेव की शेप है T=0 पर, ये वेव की शेप किस वक्त हो जाएगी? T/4। T/4 टाइम में ये वेव कितना आगे बढ़ जाएगी? λ/4। अब फॉर्मूला लगा लो, V इज इक्वल टू, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव S इज इक्वल टू V, और टाइम कितना ले रहे हो? T/4। V को आप लिख दो इक्वल टू दिस V T/4, और V इंटू टी एक्चुअली लैम्डा होता है,
सो लैम्डा बाय 4। v इंटू कैपिटल टी को आप लिख सकते हो ना 1/n, v को लिखो n लैम्डा, n कट जाएगा, लैम्डा बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, सो t बाय 4 टाइम में ये वेव कितनी आगे बढ़ जाएगी, लैम्डा बाय 4। तो ये जो पीक है इसको ये जो मीन था इतना आगे ले जाओ। ठीक, अब गौर से ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, इधर सुनो ध्यान से। ये स्ट्रिंग है, ये एक वेव आ रही है ऐसे लाइक दिस, ऐसे दो पूरी साइकिल बना लेते हैं हम ऐसे, 2 कंप्लीट साइकिल। ये वेव जा रही है ब्लैक वाली राइट साइड को, बिल्कुल ऐसी ही एक वेव है, ये वेव मैं ऐसे बना लेता हूं लाइक दिस, इस तरह से ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल उल्टा साइन कर्व। ये रेड वाली वेव जा रही है लेफ्ट साइड को, ब्लैक वाली वेव है a sin kx माइनस ओमेगा टी, और रेड वाली वेव है a sin kx प्लस ओमेगा टी। इस गिवन टाइम पर रस्सी के सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे होंगे। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव में कभी ऐसा नहीं, यहां तुम्हें कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि सारे एक साथ मीन पे आ गए। गौर से समझना ये डिफरेंसेस। इस वेव में ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन पे है, ये है, आगे वाला होगा। आर यू गेटिंग इट? लेकिन स्टेशनरी वेव में एक टाइम ऐसा आएगा, पारस अलर्ट होके सुनो, जब रस्सी के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपनी मीन पोजीशन पर आएंगे। आप इक्वेशन तो देखना क्या थी, y इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा टी। मान लो टाइम आपने चूज किया, इस टाइम की वैल्यू आप रख दो पाई बाय 2 ओमेगा। ठीक है, पाई बाय 2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, cos पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 0। अब x की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, जब यही टर्म 0 हो गया तो y तो सबके लिए 0 हो गया। तो स्टेशनरी वेव में एक टाइम ऐसा आएगा जब रस्सी के सारे पार्टिकल्स एक साथ अपनी मीन पोजीशन पे आएंगे। प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा कभी नहीं होता। प्रोग्रेसिव, अरे यार चुप रहो बेटा, सुनो ध्यान से। प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता है, जैसे ये वाला पार्टिकल अभी मीन पोजीशन पे है, तो इसके बाद ये वाला मीन पोजीशन पे आ जाएगा, ये वाला पार्टिकल इसको कॉपी कर रहा होगा ना, ये मीन पे आएगा। स्टेशन रस्सी तुम्हें कभी भी सीधी नहीं दिखाई देगी प्रोग्रेसिव में, पहले रस्सी ऐसे दिख रही थी, फिर ऐसे दिखेगी, फिर और आगे पीक, मतलब हर वक्त साइन कर्व दिखेगा। प्रोग्रेसिव वेव में रस्सी के सारे पार्टिकल्स एक साथ मीन पोजीशन पे नहीं आएंगे, बट वहां आएंगे। इस मूवमेंट पे तुम्हें रस्सी एकदम स्ट्रेट दिखेगी। तुमने इस मूवमेंट पे फोटो खींची, तुम्हें ये ग्राफ नहीं दिखेगा, तुम्हें रस्सी एकदम स्ट्रेट दिखाई देगी उस वक्त। समझ आ रही है बात? अब मान लो इसी को मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूं, तो इस वक्त रस्सी की शेप हम दिखा देते हैं ग्रीन कलर से। ये ब्लैक वाली वेव राइट को जा रही है, रेड वाली लेफ्ट को, ग्रीन है रिजल्टेंट वेव। तो आपको रस्सी इस वक्त कैसी दिखाई देगी, स्ट्रेट। ये ग्रीन वाली वेव रिजल्टेंट रस्सी, तुम्हें सिर्फ ग्रीन कलर दिखाई देगा, वो रस्सी, रस्सी तो एक ही है ना यार, ऐसे थोड़ा ना दिखेगा, रस्सी ऊपर भी है सर, रस्सी भी नीचे, ये कैसे हो गया सर, रस्सी तो एक ही जगह होगी। इस वक्त ये जो ब्लैक और रेड है, ये वेव अब एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुकी हैं, इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, वो तो हम दिखा रहे हैं वहां पे। ब्लैक वाली वेव किधर प्रोपगेट कर रही है, राइट साइड, और ये रेड वाली वेव किधर प्रोपगेट कर रही है, ये प्रोपगेट कर रही है लेफ्ट साइड को, और ग्रीन वाली वेव किधर प्रोपगेट कर रही है, किधर नहीं जा रही, वो स्टेशनरी है, वो मूव करते हुए दिखेगी ही नहीं। अब आप जरा यहां से ऐसे रेफरेंस बना लेते हैं, ये लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस वाले रेफरेंसेस ध्यान से देखना, फिर आप डायग्राम बना लेना। लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस वाले ये रेफरेंसेस इस तरीके से। इसमें श्रेया बेटे तू बता सकती है कि बता, पूछा ही नहीं मैंने पहले ही, नहीं सर, इसमें ये बता नोड कौन से हैं और एंटी नोड कौन से हैं। इस डायग्राम को देख के कैन यू टेल नोड कौन है और एंटी नोड कौन है, कौन से पार्टिकल्स नोड हैं और कौन से पार्टिकल्स एंटी नोड हैं। मतलब पूरे डायग्राम को देख ले तू, चाहे ब्लैक वाली वेव देख ले, चाहे रेड वाली देख ले, चाहे ग्रीन वाली, कौन से पॉइंट्स नोड हैं, कौन से पॉइंट्स एंटी नोड है। सारे कब से हो गए, साइन के एक्स इक्वल टू 0 वाले नोड थे, साइन के एक्स इक्वल टू +-1 वाले एंटी नोड थे, सारे नोड हो गए। भव्या नोड कौन है,
नोड्स वो पॉइंट थे जहां पे वो दोनों वेव्स का उल्टे डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, यानी एक वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट होना था पॉजिटिव साइड, तो दूसरे की वजह से निगेटिव साइड। ये पॉइंट है, ये और ये वाला पॉइंट नोड है, ये नोड है इस वक्त। ये पॉइंट को जरा गौर से देखना, ये वाला जो पॉइंट है ना भाई, एंटी नोड भी कभी ना कभी तो मीन पोजीशन पे आता है। एंटी नोड क्या, नोड वाला हमेशा मीन पोजीशन पे रहता है, एंटी नोड वाला कभी कभी तो मीन पोजीशन पे आता है। एंटी नोड वाला ऐसे 2a के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है ना, तो कभी कभी मीन पोजीशन पे भी तो आएगा। जरा इसको देखो, ये ब्लैक वाला पार्टिकल अगर लेते, ये वेव जा रही है राइट, तो ये अपने से पीछे वाले को कॉपी कर रहा है, यानी ये किधर जा रहा होगा, ऊपर। रेड कलर देखो, रेड किधर जा रही है, लेफ्ट, तो ये अपने से पीछे वाले को कॉपी कर रहा होगा, यानी ये भी किधर जा रहा है, ऊपर। तो ये वाला जो पार्टिकल है ना, वो ब्लैक वेव की वजह से भी ऊपर जा रहा है और रेड वेव की वजह से भी ऊपर जा रहा है। ये एंटी नोड वाला पार्टिकल है, अगले डायग्राम में तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएगा। काव्या क्या बोला मैंने, ये वाला पार्टिकल कौन है जो इस समय ब्लैक वेव की वजह से ऊपर है और रेड वेव की वजह से नीचे है, नोड। क्योंकि नोड वाले पॉइंट पे वो जो दो वेव्स थी ना जिनका सुपरपोजिशन हो रहा है, वो उल्टे डायरेक्शन में वाइब्रेशन थे एकदम, तभी तो वो बेचारे परमानेंटली रेस्ट पे थे। और एंटी नोड वाले पार्टिकल्स पे दोनों वेव्स का वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है। आप अब बड़े ध्यान से t/4 सेकेंड्स बाद वाला डायग्राम बनाओ। तो इस ब्लैक वाली वेव का ये पीक आगे जाके यहां पे आ गया होगा, इस जगह पे पीक आ गया होगा, है ना, और ये वाला पॉइंट ये नीचे उतर आया होगा मीन पोजीशन। तो यहां से साइन कर्व हम बना लेते हैं, तो ये साइन कर्व इसका ऐसा बनेगा, ऐसा, फिर ये इस तरीके से, ये एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं ऐसे रेफरेंस के लिए, यहां से फिर ऐसे और ऐसे, और इसको भी यहां पे ऐसे। ये ब्लैक वाली वेव, ब्लैक वाली वेव कितना आगे चली गई, λ/4। रेड वाली वेव जरा प्लॉट करो, रेड वाली वेव λ/4 लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगी, तो ये पीक यहां से आगे यहां इसी के ऊपर आ जाएगा। तो रेड वाली वेव भी तुम्हें ऐसे दिखाई देगी, रेड वाली वेव भी ठीक इसी के ऊपर ऐसे। बेसिकली ये तुम्हें दो अलग अलग दिखेंगी ही नहीं, तुम्हें तो रिजल्टेंट दिखाई देगा। इस समय फिर ग्रीन वाली वेव कैसी दिखाई देगी, ग्रीन वाली वेव इसका डबल। ये वाला पार्टिकल, रेड वाली वेव कह रही है ए नीचे, ब्लैक भी कह रही है ए नीचे, वो 2a नीचे चला जाएगा, ये बेचारा मारा गया। रेड भी कह रही है 0, ब्लैक भी कह रही है 0, ये रेस्ट पे ही। ये तो मैंने पहले ही कहा ना ये नोड था, ठीक है। तो अब रिजल्टेंट रस्सी की शेप तुम्हें इसका डबल, यहां से 2a एम्पलीट्यूड ऐसे, फिर ये 2a ऊपर ऐसे, इस तरह से रस्सी की शेप तुम्हें ऐसी दिखाई देगी, लाइक दिस, ऐसी। ये रिजल्टेंट शेप 2a, ये एंटी नोड है बेटा, मैंने पहले ही बोला था ये एंटी नोड है। रेड वाली वेव कह रही है ए ऊपर, ब्लैक भी कह रही है ए ऊपर, ये 2a ऊपर गया। तो अब ये रस्सी तुम्हें 2a एम्पलीट्यूड से कौन वाइब्रेट होता हुआ दिखाई देगा, एंटी नोड। रस्सी एक टाइम पे, तो मैं रिजल्टेंट रस्सी की शेप भी, ये मैंने कंपोनेंट वेव्स भी बनाई, रिजल्टेंट भी बनाई, आगे हम सिर्फ रिजल्टेंट वेव प्लॉट करेंगे। क्या, बस लास्ट लाइन कॉपी कर दो। ये हमने कंपोनेंट वेव्स भी दिखाई हैं, रिजल्टेंट वेव भी। रेड और ब्लैक कौन है, कंपोनेंट वेव्स, ग्रीन कौन है, रिजल्टेंट। बड़े ध्यान से इस पे टाइम दो, अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। नोट करो इसको, डायग्राम्स बनाओ अच्छे से, बातें नहीं। एंटी नोड तो λ/4 पे पिक्चर आ गया। λ/2 डिस्टेंस पे होते हैं। अरे यार, तो वो जो मैंने डायग्राम बनाया, जो इक्वेशंस लिखी और ये जो ग्राफ बनाया, ये ब्लैक वाली वेव a sin kx माइनस ओमेगा टी नहीं है, ये कोई और है। तुमने सही पकड़ा बेटे, बहुत अच्छी बात है। देखो क्या कहना है समग्र का हरनूर बेटे, तू कहेगी इसकी ये जाने, मैं क्यों बताऊं। उसका कहना है सर x इक्वल टू 0 तो नोड कहा था आपने, ये x इक्वल टू 0 तो भटक रहा है। मान ले x इक्वल टू 0 नहीं है, इसको x इक्वल टू λ/4 लिख ले बेटे, उसमें क्या, देख मैंने कब बोला x इक्वल टू 0 है। तो इसको थोड़ा और पीछे कर ले, x इक्वल टू 0 यहां पे ले ले। एक्चुअली ये जो डायग्राम बनाया, ये मैंने थोड़ा ना कहा कि ये a sin kx माइनस ओमेगा टी है, हो सकता है एक cos kx माइनस ओमेगा टी हो, समझ रहा है।
बातें नहीं अवनी, समझ बेटे, समझने पे ध्यान दे। बातें नहीं बिल्कुल भी। डायग्राम्स बनाओ बेटे अच्छे से, और डायग्राम बनाते वक्त ध्यान से, ताकि एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपको। ये दो अलग अलग, ये मैंने अगर बनाया है डायग्राम t इक्वल टू 0 पर, तो ये डायग्राम है कैपिटल T/4 टाइम के बाद। वो जो कॉम्पोनेंट वेव थी वो अपने मीन पोजीशन पे था पार्टिकल, तो एक्सट्रीम पे आ गया, एक्सट्रीम पे था तो मीन पे आ गया। चेक करो कॉम्पोनेंट वेव्स। बनाओ बेटे अनंत। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना दोबारा। ये जो इक्वेशन लिखी है, और या ये x इक्वल टू 0 पार्टिकल नहीं है, इस पार्टिकल को लेट अस टेक इट एज x इक्वल टू λ/4। ठीक, पीछे भी और वेव थी, मैंने खाली इतनी शेप दिखाई। फाइन। देखना इधर ध्यान से, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन y इक्वल टू 2a साइन kx cos ओमेगा t, या फिर 2a साइन kx साइन ओमेगा t, या फिर 2a cos kx cos ओमेगा t, या फिर 2a cos kx साइन ओमेगा t, या फिर इन जनरल 2a साइन kx प्लस पाई बाय 3 cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, ये कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। मैं कहूंगा बताओ नोड कौन से पार्टिकल हैं, आप कहोगे इस टर्म को 0 करो, नोड परमानेंटली रेस्ट पे हैं। यहां पे तुम कहोगे सर इसको 0 करो। cos kx जहां जहां 0 आए, यानी kx कितना आएगा, kx की वैल्यू वही 2n-1 पाई बाय 2, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 ना। तो ये नोड देंगे, बस इसको 0 करना है तुमने x वाले टर्म को, नोड। और अगर मैंने कहा एंटी नोड, तो इसको इक्वल टू +-1, इसको इक्वल टू +-1, दिस इक्वल टू +-1, दिस इक्वल टू +-1। जो x वाला टर्म है वो चाहे जो भी हो, चाहे वो साइन kx हो, चाहे वो cos kx हो, चाहे वो ऐसा हो, उसको इक्वल टू +-1 करो।
तो x की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारे क्या होंगे, एंटी नोड्स। 0 करोगे तो क्या आएंगे, नोड्स। टी वाला फैक्टर वो हम पे डिपेंडेंट था यार। मेरे हाथ में घड़ी थी, मैंने कब घड़ी चलाई, t इक्वल टू 0 मैंने कब लिया। अगर मैंने जब घड़ी चलाई सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पर थे तो साइन ओमेगा टी आएगा, सारे अपनी एक्सट्रीम पर थे कॉस ओमेगा टी आएगा, ना मीन पर थे ना एक्सट्रीम पर थे, कुछ ऐसा आएगा, पाई ऐसे करके कुछ आएगा। समझ आ रही है बात। तो ये ध्यान रखना, x वाला टर्म वो चाहे साइन के x हो चाहे कॉस के x हो, अगर मैंने नोट्स पूछे तो इस टर्म को इक्वल टू 0 करो, एंटी नोट्स पूछे तो इसे इक्वल टू +1 या माइनस, दोनों +1 -1 दोनों चलेंगे, क्योंकि वो 2a पे जाएगा तो -2a पे भी तो आएगा ही। ओके, नोट कर लो इसको। तो जरूरी नहीं है बेटे समग्र वो साइन के x इक्वल टू 0, वो इक्वेशन देख के मैं बताऊंगा, ठीक। वीडियो ऑन रहे बेटे, सिद्धार्थ, आदर्श। अवनी क्या कर रही है बेटे, छोड़ दे, इधर ध्यान दे, साइन के x कॉस के x हो गया। ऐसे मैं देख रहा हूँ चूहे की आवाज आ रही है कहीं से, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखना इधर, बस दो चीजें और बाकी फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे। इधर देखो, मैंने लिखा y इक्वल टू 2a साइन के एक्स, कॉस ही लिख लेते हैं चलो, कॉस ओमेगा टी। ये 2a अगर लिखा है तो इसका मतलब a क्या है, वो जो दो कॉम्पो, ये याद रखना इस स्टेशनरी वेव में अंदर दो वेव्स छुपी हुई हैं, तुम्हें उनका रिजल्टेंट दिख रहा है। इट्स लाइक एक ऑब्जेक्ट पे तुमने दो फोर्स लगाए थे बट चलेगा तो वो रिजल्टेंट वाली साइड ही, बट एक्चुअल में दो फोर्सेस थे, दो वेव्स थी रस्सी में, उन वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या था, a। तो यहां पे ये 2a क्या आ रहा है, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड है। मान लो ऐसे वेव, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन आ गई, 4 साइन 3x कॉस 5t। तो आप कहोगे इसका मतलब वो जो दो वेव्स थी ना जो उल्टे डायरेक्शन में प्रोपगेट होती हुई आ रही थी, उनका एम्पलीट्यूड था 2 यूनिट। और ये 4 क्या है, इट इज द एम्पलीट्यूड एट एंटी नोड। एंटी नोड वाला पार्टिकल किस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, 4। और ये पूरी चीज, या यहां पे ये पूरी चीज ये देगी एम्पलीट्यूड ऑफ एनी जनरल पार्टिकल x। आप खुद ही सोचो, मान लो तुमने, मैंने x की कोई वैल्यू डाली, x की वैल्यू डाल के ये वैल्यू आ गई लेट्स से 1.5, मैंने x की वैल्यू कुछ डाली, x इक्वल टू x1 डाला यहाँ पे, ये 4 साइन 3x, इसकी वैल्यू आ गई 1.5, 3x1। तो इसका मतलब उस पार्टिकल के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 1.5 cos 5t SHM। इसका मतलब वो जो x1 वाला पार्टिकल है वो 1.5 के एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा होगा ना। तो इसका मतलब ये पूरी चीज 4 sin 3x या ये 2a sin kx, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एनी जनरल पार्टिकल x। मान लो 2a sin kx की वैल्यू आ गई a/4, आ सकती है भाई, साइन के x तो +1 से -1 कुछ भी हो सकता है यार। मान लो साइन के x की वैल्यू आ गई 1/8, -1 से +1 कुछ भी है ना, 1/8 आ गई, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2a/8 a/4। तो इसका मतलब वो पार्टिकल a/4 के एम्पलीट्यूड से SHM कर रहा है। ये ना नोड है ना एंटी नोड, नोड बेचारा परमानेंट रेस्ट पे रहेगा, एंटी नोड 2a से, अरे बाकी पॉइंट्स को भी तो अब देखें, तो बाकी सारे पॉइंट्स 0 और 2a के बीच किसी ना किसी एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2a sin के x। सो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, x इक्वल टू 1.5 मीटर वाले का एम्पलीट्यूड बताइए, 2a sin के x। कॉस लिखा हो तो कॉस के x, जो भी यहां लिखा हो,
लिखा हो sin kx प्लस पाई बाई 3 तो वो सही, जो मर्जी हो। तो इसे नोट करो, 2a sin kx will represent the amplitude of any general particle x. 2a sin kx will represent amplitude of any general particle x. To a sin kx will represent amplitude of any general particle x. क्लियर एकदम? ओके, बस ये लास्ट। अब देखो इधर, अब अगर हम उस स्ट्रिंग में रिजल्टिंग वेव दिखाएं ऐसे, वो जहां लिखा था ना नोड एंटी नोड, वहां पे लिख लेना डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव एंटी नोड्स इज ऑल्सो लैम्डा बाय 2। वो लिख लो वहां पे, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सेक्यूटिव नोड्स इज लैम्डा बाय 2 and distance between consecutive antinodes is also lambda by 2. Distance between consecutive nodes lambda by 2, consecutive antinodes is also lambda by 2. मान लो ये नोड बना है ना, तो लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे ये भी नोड बना, फिर इतना ही लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पे ये भी नोड बना, फिर इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे एक और नोड बना, देन इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे ये एक और नोड, ये सारे नोड है। अब मैं वो जो दो कंपोनेंट्स वेव थी वो नहीं शो करूंगा, आई विल ओनली शो दैट रिजल्टेंट। ये सारे नोड है और दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के ठीक बीच में क्या आएगा, एंटी नोड आएगा। ठीक, एक टाइम आएगा रस्सी की शेप पूरी तुम्हें ऐसे स्ट्रेट दिखाई देगी, पूरी स्ट्रेट। इससे हल्के से टाइम के बाद रस्सी की शेप तुम्हें ऐसे, ये सारे पार्टिकल्स नीचे जा रहे हैं, ये सारे ऊपर जा रहे होंगे, ये सारे नीचे जा रहे होंगे, ये सारे ऊपर, रस्सी की शेप तुम्हें ऐसे दिखेगी। एक टाइम पे तुम्हें रस्सी की शेप फ्लैट दिखेगी, हमने देखा ही स्टेशनरी वेव में सारे पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे एक टाइम पे आते हैं, और एक्सट्रीम पर भी एक ही टाइम पर। प्रोग्रेसिव वेव में ऐसा नहीं था, प्रोग्रेसिव वेव में एक टॉप पे था तो वो नीचे उतरता था, अगला टॉप पे आता था, बारी बारी आते थे। ठीक है, यहाँ पे एक साथ, और थोड़ी देर के बाद रस्सी की शेप तुम्हें ऐसे दिखेगी। इस वक्त ये सारे पार्टिकल्स अपनी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर हैं। प्लीज गौर करना, मैं कंपोनेंट स्ट्रिंग्स वेव्स नहीं दिखा रहा, अब मैं सिर्फ रिजल्टेंट रस्सी की शेप दिखा रहा हूं अलग अलग टाइम पर। ये t इक्वल टू 0 था, ये कोई और टाइम था, ये t/4 है। t/4 टाइम में पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन से कहां गए, एक्सट्रीम। अब ये वापस जाना शुरू करेंगे, वापस जाएंगे, फिर से एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पर आएंगे, फिर ऊपर आएंगे, ऐसे रस्सी की शेप दिखाई देगी तुम्हें ऐसे, फिर और ऊपर जाएंगे अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। इस तरह से डायग्राम्स में आप देखोगे तो आपको खाली ये डायग्राम और ये डायग्राम, ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं इस तरह से, एक डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया ऐसे करके, एक डायग्राम मैंने ऐसे बना दिया। आप कहोगे सर ये तो आपने वो दो कंपोनेंट वेव्स ही बना दी है। ये दो कंपोनेंट वेव्स नहीं बनाई मैंने, ये मैंने रिजल्टेंट शेप दिखाई है अलग अलग टाइम पर। ये एम्पलीट्यूड बेटे अब 2a है, वहां पे तो a दिखाया था, मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये पार्टिकल 2a एम्पलीट्यूड से ऊपर गया, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, अगर 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 रस्सी की शेप किसी टाइम पे ऐसे है तो इससे थोड़ी देर के बाद रस्सी की शेप ऐसी होगी, ऐसी। तुम्हें ये पीक आगे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, पीक ये पॉइंट, ये एंटी नोड है, ये यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से, ये ऐसे ऐसे जंप करता हुआ दिखेगा तुम्हें। ये पूरी रस्सी तुम्हें लूप में वाइब्रेट, तुम गिटार की स्ट्रिंग देख लेना, वो लूप दिखते हैं। कपड़े टांगने वाली तार अगर है घर पे लगी, उसको आप हिट करो ऐसे, वो लूप्स दिखाई देंगे। दैट इज स्टेशनरी वेव। आपको वो आगे प्रोपगेट होते हुए नहीं दिखाई देगी, एक नोड से अगले नोड के बीच की एनर्जी यहीं की यहीं रह जाएगी। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये दो कंपोनेंट वेव्स नहीं दिखाई हैं। क्या है ये भव्य डायग्राम,
ये रस्सी का रिजल्टेंट, ये स्टेशनरी वेव दिखा रहा है, उन दोनों वेव्स के मर्ज होने से जो रिजल्टेंट पैटर्न आएगा अलग अलग टाइम पे दिखा रहा है। अगर ये डायग्राम बनाया है मैंने t इक्वल टू 0 पर, दिस इज एट t इक्वल टू 0, तो ये वाला डायग्राम होगा एट टाइम व्हाट, समग्र कैपिटल T बाय 2 आधे टाइम के बाद, SHM बेटे, प्लस ए से माइनस, SHM में पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम कितनी देर में आता है, t/4 प्लस t/4 t/2 टाइम में। ये रस्सी की शेप दिखाई है अलग अलग टाइम मूवमेंट्स पर, ठीक है। आपसे कोई कहेगा, गौर से सुनना मेरी बात, ये प्रोग्रेसिव वेव है, ये प्रोग्रेसिव वेव है, बताओ थोड़ी देर के बाद इसकी शेप कैसे होगी, आप कहोगे थोड़ी देर के बाद इसकी शेप ऐसी होगी, क्योंकि ये तो आगे बढ़ रही है, पीक तो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं आपसे कहूंगा भाई ये स्टेशनरी वेव है, बताओ थोड़ी देर के बाद इसकी शेप कैसी होगी, आप कहोगे थोड़ी देर के बाद इसकी शेप ऐसी होगी, ऐसी। ये नोड बेचारा परमानेंटली रेस्ट पे रहेगा, यहां पे कोई नोड और मत ढूंढने लग जाना, सर ये नोड है, ये कब से नोड होने लग गया, ये तो अभी यहां था अब ऊपर चला गया, समझ गए। तो स्टेशनरी वेव है तो थोड़ी देर के बाद ऐसी, प्रोग्रेसिव है तो थोड़ी देर के बाद आगे, ऊपर वाली प्रोग्रेसिव है और ये कौन सी है, स्टेशनरी। क्लियर है एकदम, नोट कर लो बेटे। बैटरी खत्म नहीं अभी, अच्छा कह रहे हैं 1 घंटे और, चलो ठीक है। प्रभ मेहर की रिक्वेस्ट पे मैं अभी 2 बजे तक पढ़ा लेता हूँ, फिर बेटा तू उसको छोड़ने जाएगा, शताब्दी में यहाँ से बैठेगा IIT दिल्ली। चल प्रभ मेहर, खुश हो गया, बैठे बैठे डे ड्रीमिंग करो करो, ऐसे नहीं हो जाएगा कुछ काम, ब्रेन को इतना ट्रेन करना पड़ेगा कि वो 3 घंटे में, अभी जेईई मेन के बच्चे दे रहे हैं पेपर, कि मैं 250 नंबर कंसिस्टेंटली ला सकूं। हाँ हाँ सर हाँ ओके, अभी घर जाके लाओ, चलो खेलो, गेम खेलो, थोड़ी देर सो जाओ, घूमो फिरो, हाँ भाई गवेश आजा, कुछ बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं। वो कहेगा नहीं मैं बिजी हूं, वंश तू फ्री है, गेम खेलते हैं। वो देखो टिका नहीं जा रहा है, सो यह क्लियर है बेटे, ओके। अब नहीं बोलना पहले ही, नहीं सर पढ़ाई करो यार तुम लोग, देखो अपने दिमाग को, तुम पढ़ने बैठते हो पूरे फोकस के साथ, थिंक, आप अपने दिमाग के लॉजिकल स्किल्स को बढ़ा रहे हो, प्रेशर नहीं बिल्कुल भी भैया, रिलैक्स माइंड से काम करो। ये आज देखो कोई होमवर्क मैं नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर ना समझने वाला है, अच्छा चैप्टर है, आपका दिमाग चलना चाहिए पूरा, वो पार्टिकल, इतने सारे पार्टिकल्स SHM कर रहे हैं, आज बस आपका होमवर्क यही है, ये कल मैं पूछूंगा, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, नोड कौन, एंटी नोड कौन, ये आराम से पूरा चैप्टर रिवाइज करो, कल खत्म हो जाएगा। बस अब इसी में ये रह गया है, इसके फंडामेंटल्स, ओवरटोन्स, हार्मोनिक्स वगैरह, देन और भी 1-2 चीजें बता के इट विल बी ओवर, ठीक है। हाँ टेस्ट हम स्केड्यूल बना के देंगे अभी आपको। हाँ 31 बेटे, फिर क्या मैथ्स क्या, वो कब है, अगले वीक का, वो हम पूरा स्केड्यूल बनाएंगे बेटे, स्केड्यूल बना के देंगे, अगर होगा भी तो ऑफकोर्स वेव्स एंड साउंड का भी होगा, लेकिन अगले वीक का हम स्केड्यूल बना के देंगे आपको। अब बेटा अभी रहने दे, आज कर लेंगे ना, क्योंकि उनके डाउट्स बताने हैं, कल भी मुश्किल लग रहा है मुझे क्योंकि वो डिस्कशन है, कल या तो क्लास के बाद कर लेंगे हम, मैं देखता हूँ, मैं टाइम दे दूंगा कुछ ना, डाउट आप होल्ड करके रखो, मैं बता दूंगा। ओके बेटे कर लेंगे, वही बोला 31 के ही ना, गौरांग कह रहा था। हो गया, नोट कर लिया, बंद कर दूं मीटिंग, विनायक, अनुष्का, आरजू, बंद कर दूं बेटे, ठीक है, बाय बेटे।